हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए डिस्कशन। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनका आपको सबसे ज़्यादा फायदा तभी मिलेगा जब आप इन न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के साथ। एक कंपाउंड एक्स हमें गिवन है जो कि कंटेन करता है, कंपाउंड X कंटेन्स 0.3 एल्यूमिनियम बाय मास। 0.3% एल्यूमिनियम उसके अंदर है मास से, और हमसे पूछा गया है कि मिनिमम मोलर मास इस कंपाउंड X का क्या होगा। व्हाट शुड बी मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड X। देखिए, यहां पर हमें एक कंपाउंड X गिवन है और उसमें बोला जा रहा है कि 0.3% एल्यूमिनियम है बाय मास, और साथ ही साथ हमसे बोला गया है व्हाट शुड बी मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड X, यानी इस कंपाउंड X का मिनिमम मोलर मास कितना हो। देखो, यहां पर मिनिमम मोलर मास हमसे कंपाउंड का पूछा गया है और हमें क्या गिवन है, 0.3% एल्यूमिनियम गिवन है। तो इस चीज को आप सोचो कि अगर मैं इस कंपाउंड के मोलर मास को Z मान लूं, लेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड बी Z, कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी है, XYZ ABC कुछ भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सोचा जाए अगर इस कंपाउंड का 0.3% वो जो है एल्यूमिनियम है, ठीक है, यानी कि 0.3% जो है किसका, ऑफ इस Z, ये कितना है, एल्यूमिनियम के मास के बराबर है। लेकिन इस चीज को आप सोचो कि एल्यूमिनियम कितना मिनिमम हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि हमसे मिनिमम मोलर मास पूछा है ना, तो मिनिमम कितना एल्यूमिनियम हो सकता है। एक मोलर मास की अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब यहां पर मिनिमम जो होगा एल्यूमिनियम का मास क्या होगा, 1 एल्यूमिनियम के बराबर होगा, एक मोलर मास के बराबर होगा, इसके एक मोल एल्यूमिनियम के बराबर होगा। तो इसका मतलब 0.3% ऑफ Z किसके बराबर होने वाला है, क्योंकि मिनिमम मोलर मास पूछा है हमसे, मोलर मास पूछा है, तो इसका मतलब एक मोल एल्यूमिनियम तो मिनिमम होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। 0.3% ऑफ Z ये किसके बराबर होने वाला है, मास ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो अब देख लो क्या आंसर आएगा, 0.3 इंटू ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और ऊपर क्या है, Z, ये कंपाउंड, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, 27, इस डेसिमल को इधर से हटाओगे तो नीचे आएगा 10, ये 3 को अगर इससे काटोगे तो कितना आएगा, 9, तो इसका मतलब Z हमारे पास कितना आ जाएगा, 9000। तो इसका मतलब इसका जो मोलर मास हमारे पास निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 9000 ग्राम। चलिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को फटाफट से आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर इफ 1 लीटर एयर कंटेन्स 10% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। मतलब कुल मिला के हमसे पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछे गए हैं, और हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 1 लीटर एयर हमारे पास है जिसके अंदर 10% क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब अगर 1 लीटर एयर हमारे पास है तो उसके अंदर 10% नाइट्रोजन है, तो आप इस चीज को समझिए कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन 1 लीटर एयर कितना होगा, ये होगा 1 इंटू 10/100, यानी कि 0.1 लीटर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको यहाँ पर एसटीपी वगैरह कंडीशन नहीं गिवन हो तो आप ऑटोमेटिकली एसटीपी कंडीशन एज्यूम करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि एसटीपी पे क्या होता है, कोई सी भी गैस हो उसका 22.4 लीटर, यानी कि यहाँ पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस जो है, इसका मतलब बेसिकली क्या होने वाला है, 1 मोल होने वाला है। पर हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर में बताओ कितना होगा, 0.1 लीटर में हो जाएगा 1/22.4 इंटू
0.1, और इसको अगर आप हटाएंगे, इस डेसिमल से डेसिमल गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1/224। ये हमारे पास आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई जिससे हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, यानी कि कितने मोल NaOH के लगेंगे किसके लिए, टू रिएक्ट विथ 0.01 मोल HCl, यानी कि 0.01 मोल HCl के साथ अगर रिएक्शन करवानी है तो हमारे पास NaOH के कितने मोल लगने वाले हैं, ये हमसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। तो आप सिंपली क्या करिए, इसकी रिएक्शन आपको पता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, जब आप बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए रिएक्शन क्या होती है, NaOH प्लस HCl मिलेगा और क्या होने वाला है, ये Na प्लस, ये OH माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ यानी कि NaCl बनेगा, प्लस में ये OH माइनस इस H प्लस के साथ यानी कि वाटर बनेगा। ये रिएक्शन यहाँ पर होती है। अब देखिए हमें मोल्स निकालने हैं NaOH के। आप देखिए ये रिएक्शन सबसे पहले तो बैलेंस है या फिर नहीं है, इधर एक सोडियम, इधर एक सोडियम, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, ठीक है। लेफ्ट साइड में जितने एटम, राइट साइड में उतने ही एटम। इधर देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने, 2, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने, 2, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने, 1, राइट साइड में ऑक्सीजन कितना, 1। इसका मतलब तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, और अगर ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है तो इसका मतलब ये क्या कह रही है कि अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी कितना मोल लगा होगा, 1 मोल लगा होगा, और इसका कितना मोल बना होगा, 1 मोल बना होगा, इसका कितना मोल बना होगा, 1 मोल बना होगा। तो अगर किसी तरीके से, क्योंकि मेरे को HCl के बारे में कुछ डाटा गिवन है, अगर किसी तरीके से मैं HCl के मोल निकाल लूँ, अच्छा हमने क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल ले लिया है, और भी क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको डायरेक्टली मोल नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0.01 मोल HCl है। चलो अगर ये 0.01 मोल HCl है तो सिंपल सी बात है, अगर इसका 1 मोल HCl होता तो ये इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करता, 1 मोल के साथ। तो सोचो अगर इसका 0.01 मोल है तो ये इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 0.01 मोल के साथ, क्योंकि हर बार यही हो रहा है कि इसकी सेम क्वांटिटी से रिएक्ट करती है। अगर इसके 2 मोल होते तो इसके भी 2 मोल, इसके 4 मोल होते तो इसके भी 4 मोल, इसका आधा मोल होता तो इसका भी आधा मोल, तो इसका मतलब इसका भी कितना लगा होगा, 0.01 मोल ही लगा होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। या एक काम करता हूं, मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन, ठीक है, और करा देता हूं जिसके अंदर मैं आपको HCl के नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताऊंगा बल्कि मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिख के दूंगा। देखिए इसी का, चलिए इसको फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसी को इसका सेकंड पार्ट ले लीजिए, विद 100 ml। अब की बार मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताए हैं, मैंने आपको दे दिया है 100 ml ऑफ 0.1 m HCl। देखिए फिर से वही रिएक्शन होगी, NaOH के साथ ही आपको रिएक्शन करानी है और NaOH के ही आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। NaOH प्लस HCl gives rise to NaCl प्लस वाटर। अब देखिए आपको मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। अगर आप इसका फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या आप ml में लेते तो ऊपर क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो देखिए यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा, फॉर्मूला m इंटू वी इन ml डिवाइडेड बाय 1000। अब बस आपको वैल्यूज रखनी है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। देखिए मोलैरिटी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml कितना गिवन है हमें, 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे आप तो कर दीजिए 1000 से डिवाइड। इसको आप अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा,
ये 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 पर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा 1/100, 1/100 का मतलब हो गया 0.01 मोल। अब यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, बाकी सब चीजें तो सेम है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालना था। आपने निकाला नंबर ऑफ मोल 0.01 मोल है। अब आप जानते ही हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 0.01 मोल इससे कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 0.01 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों के दोनों पार्ट्स क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, कैलकुलेट मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4। यानी कि हम लोगों से मास ऑफ NaOH पूछा है जो कि रिएक्ट करने वाला है किसके साथ? 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 के साथ। तो चलिए फटाफट से एक बार हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाली है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होने वाली है, NaOH एक बेस की रिएक्शन आप करा रहे हो किससे? एसिड से। तो क्या बनने वाला है, एक तो बनेगा सॉल्ट और साथ में क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, Na+ और सल्फर पे क्या होता है, SO4 पे 2- होता है। अब यहाँ पर जो सल्फेट है इस पे 2- है, इस पे +1 है, ये दोनों एक साथ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस पे 2- है और इस पे +1 है, तो इसका मतलब सोडियम कितने जाने वाले हैं, 2। यानी कि हमारे पास आने वाला है Na2SO4 प्लस। अब देखिए क्योंकि हमने सोडियम लिए हैं 2, तो इसका मतलब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 2 सोडियम हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 सोडियम है, यहाँ पर क्या है, सल्फेट है, यहाँ पर सल्फेट है, ठीक है। साथ में क्या आने वाला है, वाटर। अब देखो वाटर कितने आएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 और 2 4, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2। तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास क्या होने वाला है, डबल होने वाला है। तो ये हमारे पास पूरा इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, तब आपको इसका 1 मोल मिलता है और इसके 2 मोल मिलते हैं। यही हमारे पास क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब देखिए हमें 100 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 गिवन है, तो हम आसानी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसके, H2SO4 के। एक बार अगर हमने H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने पिछले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला किया था, क्या किया था हमने, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना था, 1000 से, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करना था आपको, वॉल्यूम इन ml, यही किया था आपने। अगर आप ये बता रहे हैं फॉर्मूला, इसका मतलब आपको ठीक तरीके से याद नहीं है। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या किया था, बेसिकली मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ml डिवाइडेड बाय 1000। ये फॉर्मूला हमारे पास था। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला हमारे पास था तो आप देख लीजिए कि वॉल्यूम इन ml हमारे पास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास क्या निकल के आएगा। कभी अगर गलत होने लगे तुरंत दिमाग लगाना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोगों को नीचे 1000 आना ही आना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लोगे और वॉल्यूम ml में गिवन है तो नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा ही आएगा। जब आप फॉर्मूला बनाओगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पर फिर से क्या निकल कर आया, 0.01 मोल निकल कर आया। और वो सेम ही निकल कर आना था। अगर आपको पिछले क्वेश्चन का याद भी था तो भी आप करते हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आता, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं था। चलिए हमारे पास निकल कर आ गया कि इसके 0.01 मोल है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मोल H2SO4 कितने से रिएक्ट करता है, 2 मोल NaOH से रिएक्ट करता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा 0.01 मोल H2SO4 की,
तो ये कितने से रिएक्ट करने वाला है 2/1 इंटू 0.01, यानी कि कितने मोल से रिएक्ट करने वाला है 0.02 मोल NaOH से। अब 0.02 मोल NaOH, हमें 0.02 मोल NaOH से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, मास से मतलब है। तो मास के लिए क्या करते थे हम, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास गिवन मास निकल कर आ जाएगा, और मोलर मास हम NaOH का जानते हैं कि कितना होता है 40 ग्राम। तो कर दो यहाँ पर, इसको हटाओगे नीचे क्या आएगा 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 8/10, या फिर आप बोल सकते हो उसे कितना 0.8 ग्राम। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3, यानी कि 1 ग्राम आपने मिक्सचर ले लिया किसका, Na2CO3 का, और साथ में आपने क्या लिया है NaCl लिया है, कंटेन्स या फिर नीड्स 100 ml ऑफ 0.1 m HCl। इसे क्या चाहिए होता है 100 ml ऑफ 0.1 m HCl चाहिए होता है फॉर कंप्लीट रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ Na2CO3 इन अबव मिक्सचर, यानी कि आपको बेसिकली यहां पर क्या गिवन है कि HCl है, HCl का एक अमाउंट है कितना 100 ml अमाउंट है, और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है आपको 0.1 m HCl, और आपको ये बता रखा है कि वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर के साथ, किसके, सोडियम कार्बोनेट के और NaCl के। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl और HCl जो है वो रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पर ये जो सॉल्ट है और ये जो एसिड है रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब जो भी रिएक्शन हुई होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ हुई होगी, Na2CO3 के साथ हुई होगी। तो NaCl प्लस HCl अगर मैं बात करूं तो ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन जो हुई है सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है, Na2CO3 की हुई है और HCl की हुई है। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो +1 है सोडियम, ये क्लोरीन के साथ जाएगा, पर क्योंकि सोडियम है 2, क्लोरीन है 1, इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा डबल। तो 2 NaCl यहाँ पर बनेंगे, और साथ में हमारे पास क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर CO3 था, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है, इधर से CO2, और साथ में क्या होगा, पानी निकलेगा प्लस में H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। देखिए अगर आपको रिएक्शन नहीं भी आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शंस हम लोग क्वेश्चंस के द्वारा भी करेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो कि आपकी कोर्स से बाहर आने वाली है। आपका चाहे एग्जाम नीट का हो, चाहे वो एग्जाम आपका जेई का हो, इवन एडवांस में भी आपकी रिएक्शंस बाहर से नहीं आएंगी। जो रिएक्शंस आपने पढ़ रखी है उन्हीं रिएक्शंस के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हम लोगों को एक चीज बता रखी है क्या, HCl 100 ml ऑफ 0.1 m HCl, ये हम बार बार निकाल चुके हैं ना, तो हमें सीधे सीधे पता लग चुका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आने वाले हैं, 0.01 मोल आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपकी बार दोबारा इसको नहीं लिख रहा हूं, पर आप चाहें तो इसको दोबारा भी लिखकर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, हमेशा आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है इस केस में। अब देखिए अगर हम बात करें तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 2 मोल HCl है ना, 2 मोल HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि 2 मोल HCl जो है ये रिएक्ट करने वाला है किसके साथ, 1 मोल Na2CO3 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास कितना मोल गिवन है, 0.01 मोल, तो इसका मतलब 0.01 मोल HCl कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1/2 इंटू 0.01। ठीक है, अब देखिए 1/2 कितना होता है, 1/2 हमारे पास होता है 1/2, या फिर आप एक काम करिए, आप चाहे तो 1/2 करके सीधे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.01/2। अभी एक काम करते हैं, इसको इतने पे रहने देते हैं, इतना मोल Na2CO3 का है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका मोलर मास कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 23 इंटू 2 46, 46 प्लस में कितना होने वाला है 12, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12 होता है, यानी कि 58, और 58 प्लस आप क्या करेंगे 16 3 48, यानी कि हमारे पास कितना आने वाला है
106 आने वाला है। तो आप सिंपली क्या करिए, क्योंकि आपसे मास पूछा गया है तो आप क्या करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.01 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 106, ये आपके पास आंसर किस में निकल कर आ जाएगा, ग्राम में। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। इसे 100 से आपने डिवाइड किया, देखिए 2 को अगर आप 106 से काटेंगे तो कितना आएगा, 53। 53 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब ये कितना है, 0.53 ग्राम है। तो आपके पास Na2CO3 निकल कर आ गया कि Na2CO3 इस रिएक्शन मिक्सचर में कितना रहा होगा, 0.53 ग्राम रहा होगा। अब आप चाहे तो NaCl अगर आपसे पूछा जाता तो आप NaCl भी निकाल सकते हैं। देखिए टोटल कितना है, 1 ग्राम है, तो इसका मतलब 1 में से अगर आप 0.53 माइनस कर देंगे तो आपके पास NaCl भी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से NaCl को भी निकाल ही लेते हैं। NaCl कितना होगा, टोटल है 1 ग्राम, माइनस में Na2CO3, और Na2CO3 अभी हमने निकाला 0.53, तो इसका मतलब ये कितना निकल कर आया, 0.47 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को क्या निकालना है, मास में निकालना है या फिर नंबर ऑफ मोल्स में निकालना है या फिर कंसंट्रेशन में निकालना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी करो और आप कंसंट्रेशन पे निकाल कर आंसर छोड़ दो, और एग्जामिनर ने ऐसा कर रखा हो कि ऑप्शन के अंदर वैसा एक ऑप्शन बनाकर डाल रखा हो, ठीक है, तो आप उस पर ऐसा ना हो कि आप उस ऑप्शन पे टिक कर दो। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चंस पे। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m NaOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 100 ml ऑफ 0.1 m H3PO4 ड्यूरिंग रिएक्शन। इसका मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि H3PO4 और NaOH के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और आपको हम लोगों ने क्या बता रखा है, कंसंट्रेशन बता रखी है किसकी, H3PO4 की, वॉल्यूम भी बता रखा है किसका, H3PO4 का। आपको NaOH के बारे में क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। देखिए आपको याद होगा कि जब ऐसे होती थी सिचुएशन और एक चीज़ पूछी जाती थी वॉल्यूम, तो उस वाली सिचुएशन में आप एक फॉर्मूला यूज़ किया करते थे, डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता था ना, M1V1 = M2V2। लेकिन देखो यहाँ पर सीधे सीधे डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले इस चीज़ को समझो। H3PO4 प्लस NaOH, ये गिव राइज कर रहा है किसको, ये बेसिकली रिएक्शन जब होती है तो क्या बनाते हैं, ये Na3PO4 बनाते हैं, और साथ में क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है, प्लस में वाटर रिलीज होता है। अब देखो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन थे, ये हटेंगे, और क्योंकि PO4 पे क्या होता है, 3 माइनस होता है, तो इसलिए 3 सोडियम इसके साथ लगे, अगर 3 सोडियम इसके साथ लगे तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अब देखिए सोडियम 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करने वाला है, 3 मोल के साथ रिएक्ट करने वाला है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, जो स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन है ना, इसको आप क्या करो, इसको आप डिवाइड में ले लो, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सीधे सीधे आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करो, N1V1 = N2V2। ये फॉर्मूला आप चाहे रिएक्शन में यूज करो चाहे डाइल्यूशन में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्मूला आपको हर जगह पे सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसे हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये N1 = 1, यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर क्या होगा, N2 = 3, तो N1V1 = N2V2, या फिर याद करो नॉर्मेलिटी क्या थी, या फिर आपको अगर ये भी याद नहीं आना, नॉर्मेलिटी क्या थी, मोलैरिटी इनटू में क्या होती थी, N फैक्टर, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको N फैक्टर की जगह पर आप क्या करो, N1V1 जो भी कोफिशिएंट लिखे ना बस वो ले लो, आपका काम उसी से चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो N1V1, या फिर आप लिखना चाहो M1V1 अपॉन में N1 = M2V2 अपॉन में N2। आप चाहो तो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगा लो, मोलैरिटी इनटू में N फैक्टर, तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है,
ठीक है। उसी फॉर्मूले को हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या कर लिया है, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर मोलैरिटी कितनी है बोलो, मोलैरिटी हम लोग अगर मान लेते हैं इसको M1V1 को NaOH मान लेते हैं, तो हमारे पास मोलैरिटी पहले वाले की कितनी है 0.1 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ही हमसे पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है बोलो, यहाँ पर N1 कितना है। अच्छा अगर हमने इसको N1 माना तो एक काम करते, चलिए बदल ही लेते हैं, इसको H3PO4 को ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास M1 कितना है, H3PO4 है, H3PO4 कितना है बोलो 0.1 इसकी कंसंट्रेशन है, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 कितना है, N1 हमारे पास है 1 इज इक्वल्स टू में M2 हमारे पास कितना है, M2 यानी कि NaOH की कंसंट्रेशन। आप फर्क नहीं पड़ता किसको N1 मान रहे हो किसको N2 मान रहे हो, पर जिसको भी मान रहे हो फिर बाकी सारी चीज़ों को उसके हिसाब से ही लोगे, ठीक है। जैसे हमने M1V1 अगर इसको ले लिया तो फिर N1 हमें इसी वाले को लेना पड़ेगा, तो 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू में M2 कितना है, M2 है 0.1 इंटू में V2 डिवाइडेड बाय N2 हमारे पास कितना गिवन है 3, तो ये हो गया हमारे पास 3। अब देखो 0.1 से 0.1 तो हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब V2 हमारे पास कितना निकल कर आया 300 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 300 ml निकल कर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, जो हमारे पास NaOH का वॉल्यूम हमसे पूछा गया था वो निकल के आ चुका है, और वो कितना है 300 ml। आप ये चीज़ समझिए कि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था ये सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, रिएक्शन में नहीं। जैसे यहाँ पर क्या हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी, तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यूज्ड ओनली फॉर डाइल्यूशन। और इन दोनों फॉर्मूले को चाहे आपकी मर्जी है, आप चाहे इन्हें डाइल्यूशन के लिए यूज़ करो, आप चाहे रिएक्शन के लिए यूज़ करो, आपका आंसर हर सिचुएशन में बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आप ले रहे हैं, जैसे N1 अगर आप इसको ले रहे हैं तो M1V1 भी फिर इसी के टर्म्स को लेंगे, M2V2 अगर N2 आप इसे ले रहे हैं तो फिर M2V2 भी आप इसी के टर्म्स को लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है 100 ml ऑफ 0.19 H2SO4 इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.19 NaOH, डिसाइड सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि कुल मिला के हमसे ये कह रहा है कि कुछ एसिड डाला और कुछ बेस डाला। अब हमसे पूछता है कि सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। देखो आपको इतना पता है कि अगर एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है ना, और सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल होता है। अब तो हमारे पास क्या है, अगर मान लो मैंने पीएच से देख लिया भाई, मेरे पास पीएच की छोटी सी वो जो स्ट्रिप आती है वो थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उससे डाल के देखा भाई, मैंने दोनों को मिलाने के बाद मैंने देखा कि उसका कलर कुछ ऐसा आ रहा है जो लगभग 7 के आसपास के पीएच की रेंज में है, तो मैं बोल दूंगा कि सॉल्यूशन न्यूट्रल था। अगर मैंने देखा कि वो लगभग ज़्यादा किसकी तरफ जा रहा है, रेड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि वो क्या था, एसिडिक था। और अगर मेरे पास वो उसका पीएच किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि वो बेसिक था। अब ये तो हो गया सिंपल, लैब में हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। पर अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, इस चीज़ को सोचो। देखो एसिड आपने डाला, बेस आपने डाला, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब, अगर पहले सोचो दोनों बराबर हुए तो एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा, दोनों मिलके सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी कि आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि पीएच कैसा है, न्यूट्रल है। पर अगर मान लो कि मैंने एसिड लिया था ज़्यादा, ठीक है, बेस था मेरे पास कम, तो क्या होने वाला है भाई, बेस तो खत्म हो जाएगा लेकिन एसिड बचा रह जाएगा, ठीक है। ये
एसिड क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लो मैंने आपके सामने बेस ले लिया ज़्यादा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। मान लो कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और मैंने ले लिया 2 मोल एसिड ले लिया, ठीक है, 4 मोल मैंने बेस ले लिया, तो क्या होगा, 1 मोल के लिए 1 मोल लगता है, तो मुझे पता है 2 मोल एसिड और 2 मोल बेस यूज हो जाएगा। पर 2 मोल बेस अगर मेरा बच रहा है तो इसका मतलब बेस मेरे पास क्या है, फालतू है। तो आप सिंपली इसे देख सकते हैं कि कौन सा आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन है वो 0 है। आपके पास कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखिए आपके सामने H2SO4 गिवन है और NaOH गिवन है। आप लोगों को H2SO4 और NaOH आपको गिवन है। H2SO4 के बारे में आप ये जानते हैं कि उसका जो वैलेंस फैक्टर निकल कर आया था वो कितना था, 2, जबकि NaOH का जो वैलेंस फैक्टर निकल कर आया था वो क्या था, 1। तो आप यहाँ पर अगर M1V1 वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम ऐड करते थे चीज़ों को तो एक फॉर्मूला लगाते थे M1V1 प्लस M2V2, है ना। दो चीज़ों को जब ऐड करते थे और फॉर्मूला M×V, ये बनाया था फॉर्मूला हमने, 2 एसिड्स को या 2 बेस को मिक्स करते थे जब। पर तब क्या होते थे, दोनों ही या तो एसिड होते थे या दोनों ही क्या होते थे, बेस होते थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक एसिड है और एक बेस है। अब क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है तो इसका मतलब अब दोनों की कंसंट्रेशन ऐड थोड़ी होगी, अब दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी मिलाने पे। भाई एक क्या करेगा, दूसरे को कम करेगा, एक बढ़ रहा है दूसरा कम, ठीक है। एक क्या करेगा, एक पीएच को बढ़ाएगा, एक पीएच को घटाएगा, तो ओवरऑल इनका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव वाला, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे ये। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि यहाँ पर मोलैरिटी की अगर बात होती थी तो क्या होगा कि अगर दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का वैलेंस फैक्टर सेम है तो आप मोलैरिटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उस चक्कर में पड़ो ही मत, आप सिंपली क्या करो, नॉर्मेलिटी यूज करो, उसमें हमेशा वैलेंस फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। अब इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा नॉर्मेलिटी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी में वो वैलेंस फैक्टर वाला बैलेंसिंग हमारे को चक्कर नहीं पड़ता, हमें वो टेंशन नहीं रहती कि हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, देखेंगे कि कौन सा बैलेंस फैक्टर किसके नीचे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आप नॉर्मेलिटी यूज करो तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल्स टू N×V। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए, अगर आप एसिड्स या बेस को क्या कर रहे हो, एसिड बेस को क्या कर रहे हो, डाल रहे हो एक साथ, ठीक है। देखो N1V1, किसी को भी आप N1 मानो, किसी को भी आप V1 मानो, किसी को भी आप N2 मानो, किसी को भी आप V2 मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ये एसिड के लिए यूज करो, चाहे आप ये एसिड के लिए यूज करो, या चाहे आप ये बेस के लिए यूज करो, या फिर चाहे आप ये बेस के लिए यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो लिया है ऐसा मत करना कि इसका N1 इधर ले लो और दूसरे वाले का फिर V1 ले लो, ऐसी गड़बड़ मत करना कि पता लगा एसिड का आप N1 ले रहे हो और बेस का आप क्या ले रहे हो, V1 ले रहे हो। ऐसी गलती मत करना, ठीक है, सेम लेना। चलो मैं एसिड का ले लेता हूं अभी के लिए, नॉर्मेलिटी N1V1। देखो यहां पर तो सीधे सीधे नॉर्मेलिटी गिवन है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। N1 कितना होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा, 100, माइनस नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, 100 इज इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी आपको पता करनी है। अगर आपके पास नॉर्मेलिटी निकल के आ गई तो आप समझ जाओगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। N× क्या होने वाला है, V कितना होगा, देखो 100 ml ये था, 100 ml ये था, दोनों को मिला दोगे तो टोटल कितना होने वाला है, 200 ml। तो N× में 200 ml। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 0.1 × 100, 0.1 × 100, ये तो दोनों सेम है भाई, ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वो कितनी आने वाली है, 0। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब इसके अंदर ना तो एसिड फालतू था ना ही बेस फालतू था, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, न्यूट्रल। अच्छा ऐसा भी कर सकता है वो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करे, वो आपसे न्यूट्रल ना पूछ के आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे, BH = 7,
pH स्मॉलर देन 7, pH ग्रेटर देन 7 या फिर pH कांट बी डिटरमाइंड। तो भाई आप सिंपल सी बात है ये देख लो ना कि आपको गिवन है कि न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल है तो pH 7 के आसपास होने वाला है, तो ऑप्शन क्या टिक कर दोगे आप, pH इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है 200 ml of n/10 H2SO4 is mixed with 300 ml of n/100 NaOH. कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। यानी कि हमसे नॉर्मेलिटी पूछी गई है उस सॉल्यूशन की जो कि हमारे पास बाद में बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल वही वाला केस है, एसिड और बेस को मिक्स करने वाला। तो आप फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, N1V1 माइनस N2V2, और ये आपसे पूछा गया है कि भाई फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पर किसी को भी आप फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी सेकंड ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट है, ठीक है, आप इसको फर्स्ट मानो, आप इसे सेकंड मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लिया कि ये नॉर्मेलिटी 1 है, और नॉर्मेलिटी 1 कितनी है, 1/10। वॉल्यूम 1 कितना है, 200 ml, माइनस नॉर्मेलिटी 2 कितनी है, 1/100, और वॉल्यूम 2 कितना है, 300 ml, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी फाइनल हमें नहीं पता, वॉल्यूम फाइनल कितना होगा भाई, 200 ml इसका डाला, 300 ml इसका डाला, तो टोटल कितना होने वाला है, 500 ml हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होने वाला है, आप यहां पर ml में ले रहे हैं, आपके दिमाग में एक डाउट हो सकता है आ रहा हो कि सर वॉल्यूम ml में ले रहे हैं तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या, पर उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप 1000 से डिवाइड इधर करोगे तो इधर भी तो करोगे, तो ये सारे कैंसिल ही हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे वॉल्यूम ml में ले लो, लीटर में ले लो, कुछ में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे क्या होने वाले हैं यहाँ पर, कैंसिल हो जाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि इसको आप ml में ले रहे हो, उसे आप लीटर में ले रहे हो, और इसे आप अलग किसी यूनिट में लेने चले गए। तो ये कोई भी गलती नहीं करनी है, तीनों अगर यूनिट ले रहे हो तो बिल्कुल सेम लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या निकल के आएगा, अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो चाहे तो आप क्या करो, 100 कॉमन लेके सब में से काट दो, या फिर आप ऐसे काट लो, ये कटेगा 20 और ये जाएगा तो 3, तो इसका मतलब कितना आ गया, 20 माइनस 3 यानी कि 17 इज इक्वल टू n इंटू में 500। n कितना होने वाला है, 17/500। n कितना आ गया आपके पास, 17/500। इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो 17, ये आएगा 3 पे जाएगा, 5 3 15 और 2 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 3.4। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 100, तो आप इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0, ठीक है 0.034। ये आपका फाइनल नॉर्मेलिटी निकल कर आई है। अब ये सॉल्यूशन आपके पास नॉर्मेलिटी निकल कर आ गई, एसिड या बेस कौन सा फालतू था ये बताओ भाई, जिसमें से बड़ी में से छोटी यूनिट माइनस करेंगे तभी तो प्लस आएगा, है ना, बड़ी में से छोटी चीज माइनस करोगे तो तभी आपके पास ये आंसर प्लस में आया होगा। तो सिंपल सी बात है कि अब क्योंकि हमारे पास ये प्लस में आया है, इसका मतलब एसिड हमारे पास क्या था, एसिड ही लिया था ना हमने पहले, हाँ पहले हमने एसिड लिया था, इसका मतलब एसिड ज्यादा है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एसिड वाज टेकन इन एक्सिस, एसिड वाज टेकन इन एक्सिस। और ये जो नॉर्मेलिटी निकल कर आई है ना, ये उस एसिड की नॉर्मेलिटी है जो कि बच गया, तो ये उस एसिड की नॉर्मेलिटी है, उस एसिड की कंसंट्रेशन है जो कि हमारे पास क्या है, बच गया है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फटाफट से इसे नोट डाउन करिए। आज की क्लास में क्या करें, आज की क्लास में इतना ही रखें इसे, नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए हैप्पी लर्निंग।